नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आज के हमारे इस खास प्रोग्राम जो कि इंडिया न्यूज हरियाणा आपके लिए हर हफ्ते लेकर के आता है, जिसका नाम है स्वस्थ हरियाणा। और इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं तमाम डॉक्टर से, डॉक्टर्स की टीम के साथ हम मुलाकात करते हैं और तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मरीज होते हैं, जो भी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि क्या हमारी इस बीमारी का कोई इलाज है, क्या कोई मुमकिन इलाज हो पाएगा जो आसानी से हो सके। तो हम आपको बता दें, इसी के सिलसिले में आज हम गुरुग्राम के सेक्टर 24 में पहुंच चुके हैं, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे इस बिल्डिंग को देखेंगे, जो कि नारायणा हॉस्पिटल ये बिल्डिंग है और ये एक्रीडेटेड है NABH के तहत में। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैयार की गई है, वो बेहद क्वालिफाइड और बेहद एक्सपीरियंस डॉक्टर कहे जाते हैं, जिनके पास हर बीमारी का इलाज होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है या आपके परिचित में या कोई भी संबंधित लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी है और वो कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आप चाहें तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं और आप अपनी बीमारी के लिए आप उन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आप अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल लेकर के सीधे अंदर चलते हैं, डॉक्टर से आपको मुलाकात करवाते हैं और आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए। स्वस्थ हरियाणा में आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रही हूँ जो कि कार्डियोलॉजी में एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं, वो क्वालिफाइड वेल डॉक्टर हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ऐसा भंडार है एक्सपीरियंस का। अभी तक उन्होंने जिन भी पेशेंट्स को ट्रीट किया है उन्हें बिल्कुल फिट करके घर वापस भेजा है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हेमंत मदान की। दरअसल डॉक्टर हेमंत मदान सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, और आज हम यहीं आ पहुंचे हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर हेमंत मदान का स्वागत कर लेते हैं। हेलो सर। थैंक यू। डॉक्टर हेमंत, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको 18 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला एक बेसिक से सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि हार्ट डिजीज क्या है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट होता है? देखो, हार्ट डिजीज एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत ही चौड़ा स्पेक्ट्रम है बीमारियों का। इसमें अलग अलग किस्म की बीमारियां आती हैं। जैसे आपने मेरे CV में भी देखा होगा, बच्चों की बीमारियां होती हैं हार्ट की, वो बिल्कुल अलग होती हैं, वो अक्सर पैदाइशी बीमारियां होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अलग किस्म की बीमारियां आनी शुरू कर जाती हैं, जिनको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं या IHD के नाम से जानते हैं। ये अक्सर बीमारियां जो हैं ये हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस की वजह से आती हैं। एक तीसरा जो किस्म होता है हार्ट डिजीज़ का, वो उनको हम डीजनरेटिव हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि एजिंग की वजह से हार्ट के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं वो हार्ट के अंदर एक बहुत डेलिकेट सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। वो सर्किट के टूटने की वजह से बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या सिक साइनस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इन बीमारियों का इलाज अक्सर पेसमेकर लगा के किया जाता है। और चौथा ग्रुप जो हार्ट की बीमारियों का है वो स्पेसिफिकली इंडिया या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बीमारियां हैं, जिनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ ये बीमारियों का इंसिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मगर अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये बीमारियां हमें सोसाइटी में दिखती हैं, जिनका इलाज या वाल्व की बैलूनिंग करके या वाल्व रिप्लेसमेंट करके किया जाता है। तो मुख्य तौर पे ये 4 या 5 किस्म की हार्ट की बीमारियां होती हैं जो सोसाइटी में पाई जाती हैं। वैसे सर, हार्ट फेलियर को लेकर भी हमने बहुत सुना है, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों को हार्ट फेलियर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हार्ट फेलियर जो है ये अगर मैं इसको एग्जांपल दूं कि भाई जो हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब ख़त्म हो जाना, हमारी लैंग्वेज में हार्ट फेलियर उसको नहीं माना जाता है। हार्ट फेलियर उस कंडीशन को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग करने की क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो शरीर की जो खून की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना कर सके। तो एक किस्म से शरीर की जो रिक्वायरमेंट है और जो हार्ट के पंप करने की क्षमता है, उसके मिसमैच को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ये आजकल के ज़माने में
ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमने जो ब्लॉकेजेस वाली मेजर बीमारी थी उसको एक किस्म से ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया है। तो जब हार्ट अटैक होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हार्ट अटैक हुआ तो यूजुअली 30% पेशेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। अभी जो है हार्ट अटैक से डेथ रेट जो है वो मात्र 2 या से 5% के बीच में रह गया है। तो जो 25% लोग जो हैं जिनको हार्ट अटैक आया मगर वो उनकी डेथ नहीं हुई, उनके हार्ट के पंप में कमज़ोरी छूट जाती है, जिसको हम हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। ये सोसाइटी में आजकल बहुत प्रेवलेंट है। इसके और भी अनेकों कारण होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होना, रिसेंटली कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स में हार्ट फेलियर देखा गया है। और इनके इलाज में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, वो दवाओं से किया जाता है। अनेक किस्म की दवाएं हैं, वो मैं डिटेल में, ना तो इस इंटरव्यू के स्कोप में है, वो डिटेल में मैं नहीं जा सकता, मगर आपको ये बताना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर के 70 से 80% लोग केवल दवाओं से और लाइफस्टाइल से क्योर किए जा सकते हैं। बाकी जो 20% के करीब लोग हैं उनको फिर एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उस ट्रीटमेंट में पेसमेकर किस्म के डिवाइसेस होते हैं जिनको हम AICD कहते हैं, CRTD कहते हैं, CRTP कहते हैं। ये डिवाइसेस हार्ट के पंप को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, पेसमेकर टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो हार्ट को सपोर्ट करते हैं। और फाइनली जब हार्ट फेलियर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसमें हम एक किस्म से सपोर्ट से भी काम ना चल सके, तो फिर हम हार्ट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। हार्ट रिप्लेसमेंट भी आजकल 2 किस्म का होता है। एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है जिसको LVAD कहा जाता है, और दूसरा एक दूसरे मरीज से निकाल के हार्ट इम्प्लांट किया जाता है जिसको हम हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इस तरह से 2 हार्ट रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं। बट अगर मैं किसी अपनी ऑडियंस को, अपने टीवी व्यूअर्स को एक कैरी होम मैसेज देना चाहूँ, वो कैरी होम मैसेज यही है कि हार्ट फेलियर के 70 से 80% लोग केवल दवाओं से ठीक किए जा सकते हैं, 20% लोगों को एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर हेमंत, जैसे अभी आपने बताया कि हार्ट डिजीज़ एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस ला देती है, और लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से भी हार्ट डिजीज़ कई लोगों को होना शुरू हो जाता है। पहले के वक्त में हम अक्सर देखते थे जो 40 या 45 ईयर्स के लोग होते थे उनमें खासतौर पर ये बीमारी पनपती थी, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी इस बीमारी को बिल्कुल कॉमन तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बच्चों में हार्ट डिजीज़ होता है तो इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि शुरू में ही आप बताया कि जो बच्चों में हार्ट डिजीज़ होती है ये एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट किस्म की हार्ट डिजीज़ होती है जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ये यूजुअली पैदाइशी बीमारी होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से ये बीमारी होती है। हमारे देश में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सोशल मान्यताओं की वजह से, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ये काफ़ी बारी ठीक टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाती। इस बीमारी के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि हार्ट के राइट साइड और लेफ़्ट साइड के बीच में होल्स होते हैं या छेद होते हैं, जिसकी वजह से खून में एक किस्म से मिक्सिंग हो जाती है। ये 3 किस्म की होती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये टेक्निकल बातें हैं, एक आम आदमी को इसमें इतने जानने की ज़रूरत नहीं है, मगर मोटे तौर पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस बीमारी में हार्ट के खून की मिक्सिंग की वजह से रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, मगर बच्चा नीला नहीं पड़ता। जो दूसरे बच्चों की बीमारी होती है जिनको हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसमें बच्चा बचपन से ही नीला पड़ना शुरू हो जाता है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जनरली ये बीमारियां ज़्यादा सीरियस होती हैं। आपने पूछा कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके इलाज का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक बच्चा एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग में पहुंचे जहां पे कि ये डायग्नोज हो सके। डायग्नोज होने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हम बिना छाती खोले, बिना ऑपरेशन के ट्रीट किया जा सकता है। काफ़ी बीमारियां बिना ऑपरेशन के ट्रीट करी जा सकती हैं।
या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि छाती खोल के ऑपरेशन के बाद ही ठीक करी जा सकती हैं। उसके लिए हमारे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिनको हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स कहते हैं, जो कि इन बीमारियों की देखभाल करते हैं। काफ़ी सारी बीमारियां इसमें परमानेंटली ठीक हो जाती हैं और बच्चों की आयु जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की आयु जितनी हो जाती है। जी, वैसे डॉक्टर, हमने बच्चों के बारे में तो जान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब हम पुरुषों या महिलाओं की बात करते हैं और उनमें जो हार्ट डिजीज उत्पन्न होता है, ये जो बीमारी हो जाती है उनमें, तो ये कितना अंतर होता है अगर एक मेल हार्ट डिजीज से संक्रमित होता है या जब एक फीमेल में हार्ट डिजीज होते हैं, तो क्या डिफरेंस है इसके बीच में? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप इसको नेचर का एक किस्म से प्रोटेक्शन कहिए, भगवान की तरफ से प्रोटेक्शन कहिए, बट जनरली लेडीज़ में जब तक वो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में होती हैं, जब तक वो मतलब लगभग आप जब तक उनका मेनोपॉज नहीं होता, 45 या 50 इयर्स मान के चलें, तब तक लेडीज़ में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस जेंट्स के मुकाबले कम होता है। वो एक किस्म से आप ये समझ सकते हैं कि नेचर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब तक औरत माँ बनने की क्षमता है तब तक उसको हार्ट की बीमारी कम होती है। उसका कारण होता है, एक हार्मोन होता है लेडीज़ में जिसको ईस्ट्रोजन कहा जाता है। वो ईस्ट्रोजन हार्ट की बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। मगर जैसे ही लेडी मेनोपॉज अटेन करती है, उसके बाद उसका ये प्रोटेक्शन जो है नेचर का, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और मेनोपॉज के 10 साल के बाद, मतलब आप ये माने कि 55 या 60 साल तक लेडीज़ और जेंट्स का हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस लगभग बराबर हो जाता है। तो ये प्रोटेक्शन तब तक ही चलता है जब तक वो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है। मगर इसके साथ 2 क्लॉजेज हैं। आजकल जो भी हम चीज़ लेते हैं उसमें क्लॉजेज या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशन हैं। पहला टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर लेडीज़ को डायबिटीज़ हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल है। तो अगर लेडीज़ को शुगर की बीमारी हो गई तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ख़त्म। दूसरी चीज़ है, अगर लेडीज़ स्मोक करना शुरू कर दें, जो आजकल की हमारी सोसाइटी में, खासकर शहरों की सोसाइटी में धीमे धीमे बढ़ रहा है, अगर लेडीज़ स्मोक करना शुरू कर दें तो भी ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम हो जाता है या लगभग ख़त्म हो जाता है। जो तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन जो है या तीसरा जो क्लॉज है वो ये है कि नॉर्मली लेडीज़ में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, बट अगर लेडी में बीमारी होती है तो वो जेंट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने की टेंडेंसी होती है। वो जेंट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा सिवियर होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर कुल मिला के हम देखें, जैसा मैंने कहा कि लेडीज़ में जनरली चाइल्ड बेयरिंग एज में या मेनोपॉज से पहले प्रोटेक्शन है। वो अगर डायबिटीज़ हो गया या स्मोकिंग शुरू कर दी तो वो प्रोटेक्शन ख़त्म। और तीसरी चीज़ है कि अगर बीमारी हो गई तो वो जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है। ठीक है डॉक्टर, हमने अभी बच्चों की हार्ट डिजीज़ से जुड़ी हुई जानकारी भी ली आपसे। आपने ये भी हमें बताया कि कैसे एक पुरुष और महिला में ये कितना डिफरेंस हो सकता है और किस तरीके से महिलाओं में खासतौर पर एक हार्मोन है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ से, ये कैसे डैमेज भी हो सकता है। लेकिन वहीं जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं और स्टेंटिंग का जो प्रोसेस होता है, ऐसे में उन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ एडवाइस रहेगा कि उन्हें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए स्टेंटिंग के बाद? देखो, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि स्टेंटिंग जो प्रोसीजर है ये एक किस्म से रिपेयर करने का प्रोसीजर है। इसमें एक हार्ट के अंदर जो बीमारी है उसको मरम्मत करने का प्रोसीजर है। तो नेचुरली जो एक पेशेंट की टेंडेंसी है हार्ट की बीमारी की, वो स्टेंटिंग के द्वारा ख़त्म नहीं होती है। पेशेंट को हमेशा एक किस्म से रिस्क बना रहता है कि उसमें दोबारा तकलीफ़ आ सकती है। तो इसलिए स्टेंटिंग के बाद किसी ने ये नहीं समझना कि हमारी हार्ट की बीमारी ख़त्म हो गई और हम दोबारा से लापरवाही की तरफ जा सकते हैं। जो 4 या 5 हिदायतें हैं जो हमेशा मैं पेशेंट्स को देता हूँ स्टेंटिंग प्रोसीजर के बाद, वो ये है कि पहली सबसे इम्पॉर्टेंट हिदायत है कि कोई भी दवा कभी अपने आप रोकनी नहीं है, अपने आप बंद नहीं करनी है। हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेके ये दवाएं
को अप या डाउन करना है, दवाइयों के डोजेज में चेंज करना है। अपने आप से कभी कोई भी दवाई बंद नहीं करनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी मौसम की वजह से या कभी दवा की ना अवेलेबल होने की वजह से दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि अपने डाइट पे हमेशा कंट्रोल करना है। जो तली हुई चीज़ें हैं, मीट वगैरह है, वो कम खाना है। साधारण वेजिटेरियन खाने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर बहुत ज़्यादा पेट को बहुत लोड करके नहीं खाना है। तीसरी चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉकिंग, एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो स्टेंटिंग के बाद भी लागू रहता है। उल्टा स्टेंटिंग के बाद हमें ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सरसाइज करनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि अगर कोई भी दोबारा तकलीफ़ हो, छाती में दर्द बने, सांस फूले, कोई चलने में रुकावट आए, तो उसको छुपाना दबाना नहीं है, तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। और पांचवी एडवाइस मैं हमेशा ये देता हूँ कि जैसे जैसे आपको कार्डियोलॉजिस्ट कहे, उस नियम के अनुसार हमेशा आके अपना फॉलोअप ज़रूर कराना है। तो ये 4 या 5 हिदायतें होती हैं जो हमेशा स्टेंटिंग के बाद मैं अपने पेशेंट्स को देना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टर, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उन्हें खासतौर पर स्पेशली एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपसे अगला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो क्या कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई लिमिट होती है कि आप सिर्फ इतनी देर के लिए ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपने मन मुताबिक कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोबारा कि एक्सरसाइज के बारे में हमारा क्या विचार है या एक क्या प्रोफेशनल रिकमेंडेशन है। हम सब जनरली जानते हैं कि इंडिया जो है वो एज अ देश, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग देश नहीं हैं। हम अनेक कारणों की वजह से, कुछ इकोनॉमिक कारण हैं, कुछ हमारे एटीट्यूड्स हैं, कुछ लेडीज़ खासकर घर में एक किस्म से सीमित रहती हैं। तो इंडिया में एक्सरसाइज को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारा लेजीनेस है, एक किस्म से आलस का एटीट्यूड है। ऊपर से हम बहुत बारी अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे वीडियो घुमा था जिसमें कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद एक पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन दिखाया गया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक किस्म से मिसकंसेप्शन को पैदा करता है कि एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए। सोसाइटी में जनरली और हार्ट पेशेंट्स को पर्टिकुलरली जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको हम मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं। मॉडरेट लेवल का क्या मतलब है? मॉडरेट लेवल का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना, अपनी क्षमता से बाहर आगे की एक्सरसाइज नहीं करनी, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें या एक्सरसाइज ज़ीरो करें। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज में हम जनरली 45 मिनट से 1 घंटा प्रतिदिन की एक्सरसाइज को मानते हैं। एक सप्ताह में 4 से 6 दिन, दैट मीन्स हफ्ते में 4 से 6 दिन 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। आगे ये एक्सरसाइज भी डिवाइडेड होती है टाइम जोन्स में। 10 मिनट कम से कम एक वार्म अप फेज होता है जिसमें हमें शरीर को थोड़ा वार्म अप करने के लिए माइल्ड से मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर 15 से 20 मिनट हमें एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हम जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करना चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं, जिनके पास क्षमता है स्विमिंग पूल अवेलेबल है स्विमिंग कर सकते हैं, थोड़े लाइट वेट्स के साथ कर सकते हैं। और लास्ट का 5 या 7 मिनट जो है वो हम कूलिंग फेज कहते हैं, कूलिंग डाउन फेज कहते हैं, जिसमें हमें बॉडी को दोबारा से स्लो होके कूलिंग फेज देना चाहिए। और एक्सरसाइज का जो एक किस्म से इम्पोर्टेंस है वो उसकी रेगुलरिटी में है। हमने ये नहीं समझना कि हमने आज एक्सरसाइज कर दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें रिजल्ट्स देखने हैं। ये एक लंबी रेस के घोड़े के समान है, एक लंबी रेस का सौदा है, जिसमें कि हम अगर लगातार करते रहेंगे तो महीनों और सालों में हमें खुद एक फीलिंग आने लगेगी कि हाँ अब हमारे जो है शरीर पे कंट्रोल वो बेटर हो गया है। खासकर जो लोग हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर के हैं या डायबिटीज़ के हैं, उनमें ये फ़ायदा और भी ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल। अब वैसे डॉक्टर हेमंत, हमने ये जो ड्यूरेशन अभी फिलहाल चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है कोविड का, ऐसे में जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए कितना घातक ये समय रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या कोविड के पेशेंट्स, उनके हार्ट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है?
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आजकल के समय में ये एक किस्म से बहुत अहम प्रश्न है कि कोविड के मरीजों को हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, और इसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कैसे कैसे तरीक़ों से कोविड हार्ट के मरीजों को या हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। जो मुख्यतर 2 या 3 तरीके हैं, मैं उसी के बारे में ज़्यादा जिक्र करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कोविड की वजह से डायरेक्ट हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होना, जिसमें कि हार्ट का पंप कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बात करी थी हार्ट फेलियर के बारे में, और उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ पेशेंट कोविड के बाद डायरेक्ट हार्ट के पंप के ऊपर उनका असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है और वो हार्ट फेलियर का शिकार हो जाते हैं। अभी हमें फ्रैंकली मेडिकल साइंस को ये नहीं पता, क्योंकि कोविड की बीमारी इतने समय से नहीं है, कि इनमें से कितने पेशेंट्स रिकवर करेंगे, कितने रिकवर नहीं करेंगे। मगर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 1-1 साल पहले उनको कोविड हुआ था, हार्ट का पंप कमज़ोर हो गया है और वो अभी तक दवाओं के ऊपर चल रहे हैं और अभी तक उनका हार्ट का पंप रिकवर नहीं किया है। जो कोविड का दूसरा असर हार्ट के ऊपर होता है वो दिल की धड़कन के ऊपर होता है, जिसमें कि दोनों फास्ट हार्ट रेट और स्लो हार्ट रेट दोनों देखे गए हैं। फास्ट हार्ट रेट की वजह से दिल में धड़कन होती है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, और स्लो हार्ट रेट की वजह से टायर्डनेस, थकावट बनी रहती है, कभी कभी लोग चक्कर आके गिर भी जाते हैं। तीसरा जो कोविड का हार्ट के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट असर है वो है हार्ट में क्लॉटिंग या ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग की टेंडेंसी को ज़्यादा करना। खून के एक किस्म से थक्के बन जाते हैं जो कि आर्टरीज में, वेन्स में, दोनों में बनते हैं और ये आगे जाके लंग्स के अंदर जा सकते हैं, जिसमें कि एक्यूट हार्ट के सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड थिनर्स एज अ रूटीन देते हैं, और एक डी डाइमर करके टेस्ट होता है जो हम करते हैं ये देखने के लिए कि हार्ट के अंदर या नसों के अंदर कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रही। तो जैसा मैंने कहा, कोविड में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट है। बहुत से पेशेंट्स जिनकी डेथ होती है उनकी डेथ कोविड में हार्ट की वजह से होती है, और ये कुछ इसमें से चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं और कुछ चीज़ें प्रिवेंटेबल जो नहीं हैं वो उनका इलाज एक मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। कोविड के प्रति मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम जितना बच सकें उतना बचना ज़रूरी है। तो वैक्सीन लगवाना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जो आप हर रोज़ सुनते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है कोविड की बीमारी से बचे रहने के लिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से सबसे पहले तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की डॉक्टर के थ्रू कि क्या है हार्ट डिजीज, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ये महिलाओं पुरुषों में कैसे भिन्न है, यानी डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, बच्चों में अगर हार्ट डिजीज होता है तो इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके लिए क्या कुछ मेडिकेशंस लिए जा सकते हैं, एक्सरसाइज करनी है तो कितनी मात्रा में करनी है, कैसे करनी है, ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और ये कोशिश की कि आपके जो भी कार्डियोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, हमने यही कोशिश की है इस एपिसोड के माध्यम से कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशली थैंक्स हम करना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत मदान जी को। बहुत थैंक यू सर आपका कि आप हमारे इस स्पेशल एपिसोड के तौर पर एक गेस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के समस्याओं का समाधान किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे आज के लिए इजाजत चाहेंगे। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए डॉक्टर्स की टीम के साथ और किसी नई बीमारी पर हम डिस्कस करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।